हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपनी चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, क्लास 10th मंथली टेस्ट जो आपका 7 जुलाई के एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है विषय गणित का ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, ठीक है। विषय गणित। समय की बात करें तो 1 घंटा रहता है आप लोगों का। कक्षा 10 पूर्णांक की बात करें तो 20 रहता है, ठीक है। अब चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन ही है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो ये देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है मूल क्या बोला है, वास्तविक और बराबर। तो जब वास्तविक और बराबर होगा तो d जो होगा ना, क्या उसको d जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए b कितना है, तो b आपका 4 है ना, जो कि माइनस में है दोस्तों, तो -4 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस लगा देंगे 4। a कितना है दोस्तों, तो a जो है कुछ नहीं मतलब 1 छुपा हुआ है, ठीक है, तो 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। c है, फिर c कितना है दोस्तों, c आपका k है, तो k से गुना कर देंगे बराबर में 0। कुछ इस प्रकार से सोल्व होगा। फिर -4 का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पर 16 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर -4 गुना 1 गुना k करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए दोस्तों -4k है ना, इसको जो है बराबर को उधर भेज दीजिए, है ना, बराबर को उधर भेज दीजिए, तो 16 बराबर हो जाएगा +4k हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 4 जो है गुना में है ना, 4k मतलब 4 गुने k है, ठीक है, गुना में है, ठीक है। तो बराबर किधर आएगा दोस्तों, तो भागा में हो जाएगा, यानी 16/4 हो जाएगा। अब बराबर में k हो जाएगा। फिर काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो k का मान क्या आया दोस्तों, k का मान 4 निकल का आया, है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, a में देख लीजिए 2 है, b में 4 है, c में -4 है, d में 0 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का विविक्तर d ज्ञात कीजिए, है ना। विविक्तर d ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है। ये पर देख सकते हैं d आपका है। तो देखिए d बराबर क्या होता है दोस्तों, विविक्तर बराबर पता होगा आपको, b² - 4ac होता है, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। b कितना है, तो b आपका देख लीजिए -5 है दोस्तों, ये जो है -5 है, तो -5 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस हो जाएगा 4 गुने a कितना है, तो 3 है दोस्तों, है ना, 3 है तो 3 से गुना कर देंगे। c कितना है, c देख लीजिए 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे, है ना। ये किस फॉर्म का है, ax² + bx + c बराबर 0 का फॉर्म का है। इसी फॉर्म में जो है यहाँ पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। देखिए -5 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, और भी प्लस में क्योंकि पावर सम है ना, ये हो गया। फिर माइनस कर देंगे, 4 × 12 × 24। फिर 25 में 24 को घटाइएगा तो कितना होगा, 1 आएगा। तो d का मान कितना है दोस्तों, 1 आ गया, है ना। यही आपका विविक्तर ज्ञात हो गया। पूछा था क्या, विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो विविक्तर ज्ञात कर लिए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, a में 1 है, b में 2 है, c में 0 है, d में -1 है। तो यहाँ पर 1 आया है दोस्तों, तो आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लग रही है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है, द्विघात सूत्र का सही रूप कौन सा है जिससे समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। देखिए दोस्तों, a में दे रखा है x बराबर जो है b ± √b² - 4ac/2a, जो कि दोस्तों सबसे गलत है, ठीक है। b नंबर देख लीजिए क्या है, x बराबर है दोस्तों -b ± √b² - 4ac/2a, यही सही है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आप लोग का करेक्ट फार्मूला यहाँ पर जो है लिखा गया है, यही आप लोग का हो जाएगा। बाकी देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यहाँ पर प्लस लगा दिया है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डी में देख लीजिए 2 नहीं लगाया है तो ये भी गलत हो जाएगा आप लोग का, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी यानी एपी है,
तो यहाँ पर देख लीजिए ए में दे रखा है 2 4 10, बी में 1 3 7 और सी में है 2 5 8 11 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो एपी कैसे पता करेंगे, तो उसका जो सार्वंतर होगा ना समान होना चाहिए दोस्तों। सार्वंतर निकालेंगे तो समान होना चाहिए। जैसे कि 2 4 तो कितना बढ़ा दोस्तों, 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ गया 4 6 बढ़ गया दोस्तों, है ना। तो ये जो है आपका समान नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 1 2 यहाँ 2 बढ़ा, ठीक है ना। फिर दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ा 4 बढ़ा, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना, असमान नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए 2 3 5 हो गया दोस्तों, फिर 5 3 8 हो गया दोस्तों, है ना, 8 3 11 हो गया। मतलब यहाँ समान जो है ना सार्वंतर आ रहा है, ठीक है ना, 3 3 आ रहा है, तो ये आपका समान है। तो यानी यही जो है आप लोग का समांतर श्रेणी होगा, एपी यही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 5 8 11, ठीक है दोस्तों। एपी कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A3 घटा लीजिए, 5 में से 2 3, 8 में से 5 3, 11 में से 8 3, है ना, समाना रहना। इस प्रकार से जो है आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। एक समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद a बराबर 7 और सार्वंतर d बराबर 3 है, तो इस एपी का 10वां पद यानी a10 क्या होगा। तो देखिए a10 बराबर क्या पूछा है, a10 क्या होगा, तो a10 बराबर होता है a + 9d होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप फॉर्मूला से भी निकालते हैं तो इतना ही आएगा। अब a का मान कितना दिया है, 7 दिया है, तो हम भी 7 को जो है ना पुट कर देंगे, +9, d कितना है दोस्तों, d आपका 3 दिया है ना, तो 3 कर देंगे हम भी। अब देखिए दोस्तों 7 + 9 तो ये कितना होता है, 27 होता है, 27 लिख देंगे। 27 7 कितना होता है, 27 7 होता है 34, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ए में 28 है, बी में 34 है, सी में 37 है। ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए 34 है दोस्तों। यही जो है ना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, है ना। 6 नंबर क्या करा है, ध्यान देंगे। यदि किसी एपी का nवां पद an बराबर 2n + 5 है, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर क्रम से क्या होंगे, ठीक है ना। ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों अगर आप इसको सोल्व करते हैं, इसको आप लोग कर लेंगे। इसका आंसर ऐसे बता दे रहे हैं, 7 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का है, ठीक है। तो हम लोग जो है 7 8 पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें मूल ज्ञात करना है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। 8वां नंबर देख लीजिए क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसमें जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। चलिए हम लोग 7 और 8 के जो है ना सोल्यूशन को देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, है ना, जिसमें गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसका जो है मूल ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या दिया है, x² - 3x - 10 बराबर 0 है। फिर मध्य पद का विभाजन करेंगे दोस्तों इसको गुणनखंड कीजिए, है ना, गुणनखंड करने आता होगा। तो देखिए 10 गुने यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो -10 होगा, और यहाँ पर -3 है। यानी ऐसे दो संख्या को सोचना है कि जोड़ने या घटाने पर जो है -3 है और गुना करने पर -10 है। वो संख्या -5 और 2 है। -5 में से 2 घटाइएगा तो हो जाएगा -3 और गुना कीजिएगा तो -10, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब इसी फॉर्म में यहाँ पर लिख दिए हैं, देख लीजिए x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0 लिख दिए ना। अब देखिए समूहीकरण कीजिए, है ना, यानी कॉमन निकालिए। तो x × x - 5 + 2 × x - 5 बराबर 0। अब ये सेम मिल गया दोस्तों, सेम मिल गया ना। तो x - 5 और यहाँ पर x + 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए दोस्तों x - 5 बराबर 0 कर दीजिए एक बार, और एक बार कर दीजिए x + 2 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर -2 हो जाएगा ना। देख लीजिए इसी प्रकार से निकाला गया है, देख लीजिए, है ना। x - 5 बराबर 0, x का मान 5 आ गया, x + 2 बराबर 0, x का मान -2 आ गया। तो अतः मूल जो है 5 और -2 है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को हल करना है। अगर इस प्रकार से हल करते हैं तो एकदम सही होगा दोस्तों, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है, 2x² - 7x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण है, इसका जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो देखिए मूलों की प्रकृति जानने के लिए जो है हमें विविक्तर ज्ञात करना होगा, है ना, विविक्तर ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए देख लीजिए d बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, b² - 4ac का उपयोग करते हैं, है ना। जो कि यहाँ पर a का मान कितना दे रखा है, 2 है, b का मान -7 है, c का मान 3 है, ठीक है। इसको फिर गणना कर लीजिए दोस्तों इस फार्मूला पर। तो यहाँ पर b² है, तो यहाँ पर -7 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b है -7 है, ठीक है। माइनस है 4ac, a कितना है 2 है, तो यहाँ पर गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर c कितना है 3 है, तो 3 गुना हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा, -7 के स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, जो कि प्लस में होगा। और 4 दूना 8 3 24, ठीक है दोस्तों। अब घटा दीजिए, कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी 25 जो है यहाँ पर आया दोस्तों आप लोग का बेबी उत्तर, है ना। कितना आया बेबी उत्तर, 25 आया, ठीक है। तो डी बराबर जब 25 आया तो यहाँ पर डी जो है ना 0 से बड़ा है दोस्तों, है ना। निष्कर्ष क्या निकला कि 0 से बड़ा डी है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मूल वास्तविक और भिन्न होगा, है, बोल सकते हैं समान होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग याद करना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, है ना। 9 में क्या पूछ रहा है, ध्यान देंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से विधि का उपयोग करते हुए समीकरण इतना को जो हल करने का पहला चरण लिखिए और इसे पूर्ण वर्ग रूप में बदलिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को जो है आप लोग पर छोड़ते हैं। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का जो है ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे दोस्तों खुद से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी यानी एपी है? यदि हाँ तो इसका अगला पद लिखिए, ठीक है। तो देखिए, किसी सूची को समांतर श्रेणी यानी एपी होने के लिए उसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यानी सर्वअंतर जो होता है ना हमेशा समान होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि पहले हम बता दिए आप लोगों को, ठीक है। तो सर्वअंतर निकालिए, 11 में से 5 गया 6, 17 में से 11 गया, ठीक, 6 हुआ, 23 में से 17 गया 6 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर समान आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो है सब कुछ समान है। तो यहाँ सर्वअंतर डी जो है हर जगह 6 है, जो कि स्थिर है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी यानी एपी है, जो कि इसका एपी है। तो इसका अगला पद भी ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, है ना। अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे, श्रेणी का अंतिम दिया गया पद 23 है, ठीक है ना। तो अगला पद निकालने के लिए हमें जो है इसमें सर्वअंतर जोड़ेंगे। तो 6 आ रहा है दोस्तों, तो 6 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। अगला पद कितना हो जाएगा, 29। तो इसी प्रकार से जो है आप लोग को ज्ञात कर देना है, यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। कंप्लीट है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, है ना। खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर, है ना। मान लीजिए कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, इसलिए प्रश्न से, है ना। फिर नीचे देख लीजिए, विकर्ण x प्लस 60 मीटर हो जाएगा और बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर। तो आयताकार खेत में विकर्ण और भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आप लोग को पता होगा दोस्तों, क्या यहाँ पर P और यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आगे देख लीजिए, उसी फॉर्म में ज्ञात किया गया है x प्लस 60 की स्क्वायर, L यानी x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और V जो है x प्लस 30 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हो गया। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को हल करेंगे इस प्रकार से, तो देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग का अंतिम चरण निकल के आएगा, है ना। इसको देख लेंगे। इसके बाद गुणनखंड कीजिए दोस्तों, है ना। मध्य पद को विभक्त करते हैं, तो गुणनखंड करने पर देख लीजिए आपका आ गया। इससे हमें जो है जो दो मान निकलते हैं, x का मान 90 आता है और x का मान -30 आता है दोस्तों। चूंकि खेत की भुजा की लंबाई ऋणात्मक तो नहीं हो सकता है ना, लंबाई जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो x का मान 90 मीटर हो जाएगा प्लस वाला दोस्तों, ठीक है। अतः खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, है ना। तो छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा 90 प्लस 30 120 मीटर, यही आप लोग का आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। क्या है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, है ना। इसको कैसे हल करते हैं, देखिए। माना कि पार्क की लंबाई L मीटर और चौड़ाई B मीटर है, ठीक है। इसलिए परिमाप के अनुसार 2 × L + B बराबर 80, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, L + B बराबर 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है गुना में है, उधर जाकर भागा में, और उसको काट देगा तो हो जाएगा यहाँ पर L + B बराबर 40। कैसे दोस्तों, L + B बराबर 80/2 और इसको काटेगा तो 40 हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से, है ना। चलिए आगे देख लीजिए। फिर इसको जो है इसको L को जो है ना बराबर को उधर भेज दिए, यानी माइनस में हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 140 - 1, जो कि पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों, है ना। क्षेत्रफल के अनुसार L × B बराबर 400। समीकरण 1 से जो है ना B का मान रखने पर, ठीक है, तो B का मान धर दीजिए दोस्तों, है ना। B के जगह 40 - L है तो 40 - L धर दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसको बराबर 400 कर दीजिए, फिर इसको गुना कर लीजिए, 40 L हो जाएगा, फिर यहाँ पर -L² हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर L² - 40L, ठीक है, + 400, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर निकल के आएगा आप लोग का। फिर समीकरण को हल करना,
इसको अगर आप कीजिएगा तो ये एक पूर्ण वर्ग है ना, एल माइनस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, बराबर 0, फिर एल माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एल का मान जो निकल जाएगा 20 निकल जाएगा दोस्तों। फिर चौड़ाई याद कर लीजिए, समीकरण 1 में मान रखने पर b बराबर 40 माइनस 20 हो जाएगा 20 आप लोग का, ठीक है। तो यही आप लोग का निष्कर्ष निकलता है कि हाँ ऐसा पार्क बनना संभव है, यह एक वर्गाकार पार्क होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर होंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी जो है कंप्लीट कर लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे दोस्तों, है ना। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।